हेलो एवरीवन, मैं ममताज गुप्ता। आज देखेंगे 7th क्लास एनसीईआरटी चैप्टर 6 है ना। इसका हम एक पार्ट पहले कर चुके हैं, ये सेकंड पार्ट है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि चैप्टर का नाम है उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। तो ये जो इस चैप्टर में दो बेसिन दिए गए हैं, एक तो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन दिया गया है जिसका अध्ययन हम आज करेंगे, और एक हमने कल के पार्ट में देखा था, वो था अमेजन बेसिन। ठीक है, तो अमेजन बेसिन में एक बार एक छोटे से देर में आपको रिवीजन करवा देती हूँ कल का। ये इक्वेटर है, ठीक है, और इसके 23 डिग्री उत्तर में कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। 23 डिग्री दक्षिण में कौन सी रेखा है? मकर रेखा। ठीक है, और ये बीच वाला जो पोर्शन है ये है उष्णकटिबंधीय। और आप इस मैप में देख सकते हैं कि ये जो दक्षिण अमेरिका है, ठीक है, ये जो दक्षिण अमेरिका है ये पूरा यहाँ पर ही अमेजन बेसिन प्रवाह होती है, बहती है अमेजन बेसिन। ठीक है, और क्योंकि ये 23 डिग्री उत्तर अक्षांश और 23 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच में है, तो इसकी जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय। अब 23 डिग्री उत्तर में है कर्क रेखा। अब मैं आपको बड़े मैप में दिखाती हूँ, इसमें अच्छे से समझ में आएगा आपको। आज हम बात करें गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की। ठीक है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की जलवायु के बारे में क्या है, कैसे, उसके बारे में पूरे डिटेल के साथ आज हम चर्चा करेंगे। तो कर्क रेखा आप लोगों को पता होगा भारत को दो बराबर भागों में डिवाइड करती है, यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में आपको पता है उष्णकटिबंधीय होता है। ठीक है, और 23 डिग्री जो अक्षांश पर ये कर्क रेखा है उत्तर में, तो इससे जो ऊपर वाला भाग होता है वो शीतोष्ण होता है। और जहां पर शीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय दोनों जलवायु मिलती हैं, है ना, तो वहां पर कौन सा मौसम होता है? वहां पर होता है उपोष्ण प्रदेश या उष्णकटिबंधीय जलवायु वहां की हो जाती है। यानी कि जो हमारा दक्षिण भारत है उसकी जो जलवायु है वो है उष्णकटिबंधीय। ठीक है, लेकिन जो हमारा उत्तर भारत है ना, कर्क रेखा के ऊपर वाला, उसकी जो जलवायु है ऊपर की तरफ, उसकी यहाँ के लगभग उसकी जो जलवायु है वो शीतोष्ण है। हिमाचल, पंजाब, हरियाणा ये जो है वो शीतोष्ण कटिबंधीय में आता है। और ये हमारा जो गंगा का मैदान है, पूरा गंगा ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है वो हमारा उपोष्ण कटिबंध में आता है। उपोष्ण कटिबंध का मतलब है जहां उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध दोनों मिलते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ का जो यहाँ की जो जलवायु है ये क्या है? इसमें कुछ गुण उष्ण कटिबंधीय के भी पाए जाएंगे और कुछ गुण शीतोष्ण कटिबंधीय के भी पाए जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो कि गर्मियों में यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी भी देखने को मिलती है। यूपी में, इधर साइड यूपी, राजस्थान, हरियाणा में भी गर्मी होती है। और मतलब उत्तर भारत के कुछ भागों में, कर्क रेखा के ऊपर वाले भागों में, कुछ भागों में गर्मी देखने को मिलती है जो 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 जलवायु होती है उष्णकटिबंधीय की उससे मिलती है। और सर्दियों में जिस तरह से सर्दियां होती हैं वो ये इस चीज को दर्शाता है कि यहाँ शीतोष्ण कटिबंध भी है। तो जहां पर दोनों कटिबंध मिलते हैं उस क्षेत्र को हम बोलते हैं उपोष्ण कटिबंध। और ये जो उपोष्ण कटिबंध है, आपको मैं वर्ल्ड मैप में बता दूं कि 23 डिग्री उत्तर में भी यहाँ के लगभग एक इतने एरिया में लगभग उपोष्ण कटिबंध होता है, और दक्षिण में भी होता है उपोष्ण कटिबंध इधर के लगभग। ठीक है ना, 23 डिग्री जो उत्तर में है उससे ऊपर वाले थोड़े से भाग में होता है उपोष्ण कटिबंध, और उसके दक्षिण में भी होता है। अब ये तो आपको समझ में आ गया उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध क्या है। और हमारी जो अमेजन बेसिन है वो किस में है? उष्ण कटिबंध में। और हमारी जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है वो कौन से में है? उपोष्ण कटिबंध में। हम देखेंगे कि इसकी क्या क्या विशेषताएं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो गंगा है, गंगा देवप्रयाग में, उत्तराखंड में एक स्थान है देवप्रयाग। वहां पर दो धाराएं मिलकर एक धाराएं बनती है, अलकनंदा और भागीरथी दोनों मिलकर संगम होता है उनका देवप्रयाग में, और वहां से गंगा का निर्माण होता है। मतलब वहां से गंगा एक धारा में जब आती है तो उसको हम गंगा बोलते हैं।
भागीरथी और अलकनंदा दोनों धाराएं मिलती हैं देवप्रयाग में, उत्तराखंड में, और वहां के बाद से एक धारा बन के चलती है, हम उसको बोलते हैं गंगा नदी। ठीक है, जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है वो देखिए, मैं आपको बड़े मैप में दिखाती हूँ कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो मानसरोवर झील से निकली है, इधर के लगभग। ठीक है, इधर के लगभग है मानसरोवर झील, तिब्बत में है, और वहां से वो निकली है। और हमारे भारत में कहां से एंटर करती है? अरुणाचल प्रदेश से। ठीक है, यहाँ के लगभग, यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से एंट्री लेती है। और देखिए ये नीला नीला आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से, तो ये ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां, गंगा और उसकी सहायक नदियां मिलकर डेल्टा का निर्माण करती हैं, उसको बोलते हैं सुंदरबन का डेल्टा। और ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है ना, ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा। ठीक है, अब देखो डेल्टा क्या होता है? जब दो या दो से अधिक नदियां किसी दूसरी जलराशि में मिल रही होती हैं, किसी महासागर में जा रही होती हैं, तो वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। यानी कि ऊपर से आ रही है नदी, और जब वो अपनी वृद्ध अवस्था में होगी तो वो धीरे 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 चलती है और कई सारी वृत्तिकाओं में बट जाती है। ठीक है, और वो डेल्टा का निर्माण करती है। अब मैं आपको यहाँ पे छोटे रूप में दिखाने की कोशिश करती हूँ कि मान लीजिए यहाँ से आ रही है गंगा और यहाँ से आ रही है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, अब इनकी कई सारी ये शाखाओं में ऐसे यहाँ से ही टूटना शुरू हो जाएगी और ये यहाँ से टूटना शुरू हो जाएगी। ठीक है, और ये दोनों मिल रही हैं कहाँ? बांग्लादेश में। और हमारे देश में कहाँ होती है? भारत में कहाँ मिलती, कहाँ है ये डेल्टा? ये पश्चिम बंगाल में है थोड़ा सा। ठीक है, इस डेल्टा का थोड़ा सा भाग कहाँ आता है? हमारे पश्चिम बंगाल में आता है, और जो पूरा फुल डेल्टा है वो है बांग्लादेश में। तो बहुत जब नदियां समुद्र में मिल रही होती हैं तो वो डेल्टा का निर्माण करती हैं। ठीक है, जब अपनी वृद्धावस्था में वो पहुंचती हैं यहाँ तट तक, तो वो उनकी गति इतनी धीमी हो जाती है कि वो बहुत सारी शाखाओं, बहुत सारी धाराओं में बट जाती हैं, और वो धारा लगभग ऐसी दिखाई देती है। ठीक है, जब हम सैटेलाइट तस्वीर से देखेंगे तो ऐसे दिखाई देंगी, और वो ऐसे ऐसे बहुत सारी धाराओं में बटी होती है ऐसे। ठीक है, मान लीजिए ये जो धाराएं हैं ये गंगा की धाराएं हैं, और ये जो धाराएं हैं ये ब्रह्मपुत्र की धाराएं। ठीक है, अब इसकी विशेषता देखते हैं। इसको सुंदरबन का डेल्टा क्यों बोलते हैं? सुंदरबन का डेल्टा इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे एक सुंदरी नाम के वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, तो वो इसी स्थान पे पाए जाते हैं, इसलिए इसको सुंदरबन का डेल्टा भी बोलते हैं, और इसको मैंग्रोव वन भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंग्रोव जो वनस्पति हैं वो पाई जाती हैं। ठीक है ना, आपको पता चल गया सुंदरबन का डेल्टा क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि यहाँ पे सुंदरी नाम का एक वृक्ष पाया जाता है, और यहाँ पे बहुत मतलब दूर दूर तक वही वन दिखाई देते हैं, वही पेड़ दिखाई देते हैं। सुंदरी नाम के जो पेड़ हैं वही दिखाई देते हैं दूर दूर तक, इसलिए इसको सुंदरबन का डेल्टा बोलते हैं। और इनको मैंग्रोव वन भी बोलते हैं। जो तट के किनारे जो डेल्टा में जो वन होते हैं उनको मैंग्रोव वन भी बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो बेसिन है गंगा का और ब्रह्मपुत्र का, ये बेसिन है, यह बेसिन उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य में स्थित है। कौन कौन से अक्षांश में? 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है। गंगा और उसकी सहायक नदियां प्लस ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां मिला के ये बेसिन बनाती हैं। अब गंगा की सहायक नदियां कौन सी हैं? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी। ठीक है, यहाँ ये रही यमुना नदी। ठीक है, और यमुना की भी बहुत सारी सहायक नदियां हैं। कौन सी है? चंबल, बेतवा, केन। तो ये सारी यमुना की सहायक नदियां हैं। और यमुना किसकी सहायक नदी है? गंगा की। ये गंगा आ रही है और इसकी ये यहाँ पे इलाहाबाद में संगम होता है गंगा और यमुना का। और गंगा की और भी सहायक नदियां हैं, सबसे बड़ी तो यमुना है। यहाँ पर है कोसी, गंडक और
कोसी, गंडक, घाघरा, शारदा, सरयू, ये सारी किसकी सहायक नदियां? ये सारी गंगा की सहायक नदियां हैं। अब देखिए ब्रह्मपुत्र कहां से एंट्री करती है? ये करती है अरुणाचल प्रदेश से एंट्री लेती है हमारे देश में, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, असम होती हुई आती है। तो इसकी भी बहुत सारी सहायक नदियां हैं और ये पूरा मिला के होता है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। अब देखिए गंगा के किनारे जो शहर बसे हुए हैं, ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं कि गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, तो आप उनको एक नजर में मैं आपको बता देती हूँ। तो इलाहाबाद तो मैंने बताया, इलाहाबाद में संगम होता है। अब इसका नाम चेंज हो गया है इलाहाबाद का, अब इसको बोलते हैं प्रयागराज। अब इसको बोलते हैं प्रयागराज और पहले इसका नाम इलाहाबाद था। तो इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना और कोलकाता, ये सारे जो हैं ये गंगा नदी के किनारे बसे हुए शहर हैं। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, आप ध्यान से सुन लीजिए। इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी और लखनऊ, पटना और कलकत्ता, ये सारे हैं गंगा नदी के किनारे बसे हुए शहर। और इसके ब्रह्मपुत्र के किनारे बसे हुए हैं डिब्रूगढ़, तेजपुर और गुवाहाटी। ये सारे जो शहर हैं ये इस ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे हुए हैं। अब देखते हैं यहाँ की जलवायु। पहले इसको देख लेते हैं। सुंदरबन डेल्टा मैंने आपको बता दिया, सहायक नदियां मैंने आपको बता दी, और ये हो गई चापा झील। चापा झील आपको पता ही होगा, जब नदी पहाड़ों से निकलती है और जब काफी दूर चल कर आती है तो नदी का जो वेग है, नदी की जो गति है वो धीमी हो जाती है ना, फिर वो धीरे धीरे चलने लगती है। जब वो धीरे धीरे चलने लगती है तो वो ऐसे लहर लहर के चलती है इस तरह से, ठीक है। तो जब वो ऐसे लहर लहर के चलती है तो साइड साइड में झीलों का निर्माण करती है ऐसे, ठीक है। मतलब ये नदी पहले ऐसे पूरी चल रही थी, ऐसे पट्टी में चल रही थी, और बाद में इसने क्या किया, जब इसने अपना मार्ग चेंज करा तो ऐसे छोटी छोटी जगह पे छोटे छोटे तालाब टाइप के इसने छोड़ दिए, और वो जो छोटी छोटी जलराशि होती हैं उनका जो आकार होता है वो चाप के आकार का होता है, इसलिए इनको चापा झील भी बोलते हैं। इनको गोखुर भी बोलते हैं, क्योंकि जो गाय का जो पैर होते हैं गोखुर, उनकी तरह भी ये दिखाई देते हैं, ठीक है। इनको अनूप भी बोलते हैं। तो ये उनका निर्माण करती है। सबसे ज्यादा किसमें होते हैं? ये गंगा नदी में। गंगा नदी जब निकलती है तो इस तरह के चापा झील काफी ज्यादा बनती है। और यहाँ की जलवायु कैसी है? यहाँ की जलवायु है मानसूनी जलवायु। मानसूनी जलवायु जिसे बोलते हैं जहां पर मानसून के द्वारा बारिश होती है। हमारे भारत में कैसे सबसे ज्यादा बारिश कैसे होती है? हमारे भारत में बारिश होती है जो हिंद महासागर से जो मानसून उठता है, और एक धारा होती है दक्षिण पूर्व दक्षिण पश्चिम वाली, सबसे ज्यादा बारिश होती है इस वाली धारा, यहाँ वाले मानसून से, दक्षिण पश्चिम वाले मानसून से, और इससे भी बारिश, इधर से भी बारिश होती है। जो मानसून है वो दोनों साइड से घुसता है भारत में, पश्चिम से भी और पूर्व से भी, दक्षिण पूर्व से भी घुसता है, लेकिन सबसे ज्यादा बारिश होती है वो दक्षिण पश्चिम से ही होती है, ठीक है। तो यहाँ की जलवायु कैसी है? मानसूनी। अब यहाँ की मानसूनी जलवायु है तो बारिश के जो टाइम है वहां पे बारिश भी पर्याप्त मात्रा में होती है, जो फसल वगैरह के लिए काफी आवश्यक है। जो मानसून है ये 1 जून को, लगभग 1 जून के आसपास केरल तट पर आता है और सितंबर के मध्य तक रहता है, और अक्टूबर से ये क्या होता है, वापस लौटना शुरू कर देता है। यानी कि जून से एंट्री लेता है भारत में और फिर अक्टूबर में ये नीचे फिर आने लगता है, ठीक है। फिर भारत से बाहर निकलने लगता है अक्टूबर के महीने में। और लौटते हुए मानसूनों से कहाँ बारिश होती है? अक्टूबर के महीने में, लगभग अक्टूबर नवंबर में तमिलनाडु में, है ना। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में कि लौटते हुए मानसूनों से कहाँ बारिश होती है, तो कहाँ होती है? तमिलनाडु में। अब देखिए जो गंगा ब्रह्मपुत्र जो बेसिन है, इसका जो जनसंख्या घनत्व है वो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा क्यों है? क्योंकि यहाँ सारी सुविधाएं, मैदानी इलाका है, मैदान यानी प्लेन है, आराम से आप घर बना के रह सकते हो। पानी की पूरी सुविधा है, क्योंकि गंगा और उसकी सहायक नदियां हैं। फिर बारिश भी होती है, बारिश होती है तो वो पानी के पृथ्वी के अंदर पानी चला जाता है और भौम जल के रूप में भी हम उसको निकाल सकते हैं।
नलकूप द्वारा या समर द्वारा निकाल लेते हैं। ठीक है, तो पानी पर्याप्त है, तो इसलिए जनसंख्या को क्या चाहिए, लोगों को क्या चाहिए, रहने के लिए अच्छी जगह चाहिए और पानी चाहिए, खाने के लिए भोजन चाहिए। और भोजन कहाँ से आ जाता है, कृषि से, क्योंकि यहाँ की जो मृदा है, जो मिट्टी है, वो नई जड़ोड़ मिट्टी है। ठीक है, जो जड़ोड़ मिट्टी होती है वो सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है, तो खादर मिलती है यहाँ पे। कहाँ पर, गंगा और यमुना के जो मैदान है वहां पर खादर जड़ोड़ मिलती है, तो वो बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है और उसमें बहुत सारी फसल उगाई जाती है। कौन कौन सी फसल उगाई जाती है, चावल, गेहूं, मक्का, ज्वार, चना, बाजरा, गन्ना, ये इस प्रकार की फसल उगाई जाती हैं। अब देखिए कुछ और भी फसलें हैं जिनको मैं बता रही हूँ। पश्चिम बंगाल में जूट बहुत ज्यादा मात्रा में होता है और चाय भी होती है पश्चिम बंगाल में। असम में चाय ज्यादा होती है और बिहार में और असम में दोनों में क्या, रेशम के कीड़े पाले जाते हैं। ठीक है, रेशम के कीड़े पाले जाते हैं बिहार में और असम में। और अब कुछ, ये तो मैदानी इलाके का मैंने बता दिया, लेकिन कुछ पहाड़ी इलाके भी तो हैं, जैसे हिमाचल के, उत्तराखंड के कुछ भाग हैं जहां से गंगा की कुछ धाराएं निकली हैं, तो वहां पे किस तरह की खेती होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहाड़ों पर जो कृषि होती है वो होती है वेदिकाओं में फसल उगाई जाती हैं। वेदिकाओं मतलब जैसे पहाड़ है, अब उस पे हम खेती कैसे करेंगे, तो हम वो जो पहाड़ी इलाके वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं, पहाड़ों को सीढ़ी नुमा काट लेते हैं। सीढ़ी नुमा ऐसा नहीं कि जैसे आपके घरों में सीढ़ी बनी होती है उतनी नहीं, काफी बड़ी बड़ी होती है, काफी चौड़ी चौड़ी होती है, आधा मीटर के लगभग बड़ी बड़ी काट लेते हैं बड़े बड़े पहाड़ों को और उन पर आराम से खेती करते हैं। और अगर आप दूर से देखेंगे, उन्हें किसी दूसरे पहाड़ से देखेंगे, तो आपको वो सीढ़ी की तरह दिखाई देंगी कि यार ये बिल्कुल ऐसी सीढ़ी इन्होंने बनाई हुई है, तो वो उस तरह से उन पहाड़ों पे खेती करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कौन से वन पाए जाते हैं, शंकुधारी वन। शंकुधारी वनों में जो मुख्य पेड़ है वो है चीड़ और देवदार। शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं, अब ये अरुणाचल प्रदेश में, असम में जो पहाड़ी इलाके हैं, ठीक है, हिमाचल में जो पहाड़ी इलाके हैं, जम्मू कश्मीर में जो पहाड़ी इलाके हैं, उनमें कैसे शंकुधारी वन पाए जाते हैं, इस तरह के वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, इस तरह के वृक्ष इसलिए पाए जाते हैं कि जब सर्दियों में यहाँ बर्फ गिरती है तो उनकी पत्तियां बर्फ को ऐसे यहाँ से साइड से वो बर्फ निकल जाती है नीचे और उन पेड़ों को ज्यादा नुकसान नहीं होता है। तो इसलिए जो पहाड़ी इलाके में है हमारे यहाँ, वहां पर कैसे वृक्ष पाए जाते हैं, शंकुधारी वन पाए जाते हैं। और ये शंकुधारी वन पहचान होती है शीतोष्ण कटिबंध की। ठीक है ना, आप ध्यान रखना, शीतोष्ण कटिबंध की पहचान होती है शंकुधारी वन। और यहाँ जो पेड़ है वो चीड़ और देवदार मेन है जो यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत ज्यादा पर्यटन आता है। पर्यटन ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनके लिए पर्यटन आते हैं, मैं उनको बताती हूँ। आगरा का ताजमहल। आगरा का ताजमहल मुझे लगता है मोस्टली लोगों को पता होगा। आगरा का ताजमहल जो आगरा कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ, आगरा बसा हुआ है यमुना नदी के किनारे। और यमुना किसकी सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी। आगरा का ताजमहल और ये इलाहाबाद में संगम को देखने के लिए काफी लोग जाते हैं। और इससे जो हिंदू धर्म है उनकी आस्था भी जुड़ी हुई है। मानते हैं कि संगम में स्नान करने से काफी शुभ मानते हैं, अच्छा मानते हैं और पुण्य का काम मानते हैं। बिहार में बौद्ध स्तूप है। आपको पता ही है बिहार पहले से ही गढ़ रहा है बौद्ध धर्म का। सम्राट अशोक के काल से ही बिहार जो है वो गढ़ रहा है किसका, बौद्ध धर्म का। तो बौद्ध स्तूप है। लखनऊ का इमामबाड़ा है। और असम का काजीरंगा ये अभ्यवन है। ये काजीरंगा जो अभ्यवन है, इसमें एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। ये बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है, एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है, तो वो असम के काजीरंगा पार्क में पाया जाता है। ठीक है, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। होप सो कि आपको समझ में आया होगा।
तो इसी तरह की और इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल एनसीईआरटी ममतेज गुप्ता। लाइक और कमेंट भी प्लीज करा करो। आपको वीडियो कैसी लगी है, मैं आपको कैसे समझा रही हूँ, आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, कोई कमी है वो उस चीज को भी आप डिस्कस करिए कमेंट बॉक्स में, और जो चीज अच्छी लग रही है उनको भी आप बताइए कमेंट बॉक्स में, तो प्लीज कमेंट भी करें।